हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर। और आज हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखेंगे। मकसद है कि सिर्फ थोड़ा वीडियो को शॉर्ट रखा जाए, क्योंकि आप शॉर्ट्स और रील्स ज़्यादा देखते हैं तो बहुत जल्दी जजमेंट कर लेते हैं आप लोग। 1 सेकंड में अप, 1 सेकंड में डाउन, अप डाउन अप डाउन। 3 इडियट्स की डायलॉग याद आएगा मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को फोड़ते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले हम लोग इंक सेलेक्ट कर लेते हैं, रीडिंग। द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ कट करता है वो पॉइंट उसका जीरोज होता है। और ये भी जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। और यहाँ हमको सिर्फ 2 ही पॉइंट है जहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक ये और दूसरा ये। यानी कि हमारा x का जो वैल्यू होगा, जो जीरोज होने वाले हैं, वो होगा x इक्वल -6 और दूसरा होगा x इक्वल 6। और जो कि ऑप्शन डी में है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, -6,6। सेकेंड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब कि सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये भी है कि जो ग्राफ ड्रॉ होगा, वो जो लाइंस होंगे वो पैरेलल होंगे। और इसका कंडीशन हमें पता है, वो क्या है कंडीशन। कंडीशन है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि k की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट हो जाने वाला है, क्योंकि b1 की वैल्यू k है। वैल्यू पुटिंग करते हैं हम लोग। a1 की वैल्यू 3, a2 का वैल्यू 6, b1 का वैल्यू -k और b2 का वैल्यू है 10। इसको सॉल्व करेंगे तो k हमें मिलेगा आपका -5, जो कि हमारा आंसर है b। करेक्ट आंसर इज b -5। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले इसको इरेज कर दें ताकि कुछ स्पेस मिले हमको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सही नहीं है वो पहचानना है। पहले आते हैं कुछ ऑप्शन 1 पर। अ नंबर ऑफ सेकंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसके एक पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट्स सेकंड्स ड्रॉ हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैंने मान लीजिए पॉइंट पी ये है, तो यहाँ से ऐसे 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 बहुत सारे सेकंड ड्रॉ हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको नॉट ट्रू वाले स्टेटमेंट खोजने हैं। तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। बी पर आते हैं। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि टेंजेंट सर्कल के किसी एक ही पॉइंट पर टच करता है या कट करता है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि जो टेंजेंट है वो सेकंड का एक स्पेशल फॉर्म है, स्पेशल केस है, जिसमें 2 पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं। अब आते हैं ऑप्शन सी पर। ये स्टेटमेंट जो बी है वो सही है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमको नॉट ट्रू वाले फाइंड करने हैं। सी में आते हैं, अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये तो कॉर्ड का डेफिनेशन ही है, जो सर्कल के 2 पॉइंट को मिलाता हो। तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब 3 ऑप्शन तो नहीं है, चौथा जरूर होगा। हमारा आंसर यही होने वाला है, लेकिन हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। फिगर के थ्रू समझते हैं इसको। सर्कल के अंदर पॉइंट है, इससे 2 क्या 1 0 कोई टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं होगा इससे। हाँ, अगर वही पॉइंट बाहर होता तब यहाँ से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और 2 टेंजेंट इक्वल भी होते हैं।
इनसाइड द सर्कल पॉइंट होंगे तो वहाँ से एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। तो हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि मुझे रॉन्ग वाला ही पहचानना है। तो करेक्ट आंसर इज डी। थोड़ा इरेज करते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्पेस बचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। तो कॉमन डिफरेंस मुझे पता करना है। तो मुझे an का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 7n माइनस 4। मुझे पता करना है d कितना होगा। तो d कैसे निकालेंगे? एपी में किसी दो कंसेक्यूटिव टर्म को लेते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d निकल जाता है। पहले हम लोग a1 निकालते हैं। a1 कैसे निकलेगा? तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे। तो 7 इंटू 1 माइनस 4, जो कि आंसर आने वाला है 3। अगर हम a2 निकालते हैं तो n की जगह 2 पुट करने वाले हैं। 7 इंटू 2 माइनस 4 यानी कि 14 माइनस 4, जो कि होगा आपका 10। d कैसे निकलेगा? तो a2 माइनस a1 यानी कि 10 माइनस 3, जो कि आपका आंसर आएगा 7। राइट आंसर इज 7। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। हम लोग थोड़ा इंक का कलर भी चेंज करते हैं, ब्लू ले लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर आर 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। यानी कि कोन का और स्फीयर का दोनों का रेडियस सेम है। तो यानी कि यहाँ पर r का जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर। If the volume of the cone is equal to volume of a sphere, then height of the cone is। हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सेकंड लाइन का यूज करेंगे। कोन का वॉल्यूम हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आपका स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 यहाँ से कैंसिल होने वाले हैं, यहाँ से 2r कैंसिल होगा। तो इसको सॉल्व करने पर r हमारा आता है, सॉरी h आता है। इसको इरेज करते हैं। h जो आता है वो आता है आपका 4r। अब r का वैल्यू तो 5 दिया हुआ है, तो 4 इंटू 5 जो कि हो जाएगा आपका 20। अब मुझे फाइंड भी करना था हाइट ऑफ द कोन, जो कि 20 आ रहा है। तो हमारा आंसर है आपका बी, 20। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उससे पहले इसको इरेज करते हैं ताकि यहाँ भी स्पेस बचे। आप लोगों को डाउट होगा तो कमेंट करेंगे, यहाँ तो बोल नहीं सकते ना, तो कमेंट करेंगे, मैं उसको सॉल्व करके एक्सप्लेन करूँगा, एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि tan थीटा दिया हुआ है और ये फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे कि ऐसे ट्रायंगल बनाए और थीटा बनाए, परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनस, ये सब नहीं करना है। तो क्या करना है, पहले इसको इरेज करते हैं हम लोग। हमको करना ये है कि सीधे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करते हैं। क्यों करेंगे? ताकि साइन बाई cos tan हो जाएगा, उधर का cos कैंसिल होकर 1 दे देगा। तो हम लोग ऊपर और नीचे cos से डिवाइड करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा 4, और साइन बाई cos हो जाएगा आपका tan थीटा, प्लस cos बाई cos तो 1 होने वाला है, डिवाइडेड बाई अगेन 4 साइन बाई cos दे देगा हमको tan थीटा, और यहाँ हो जाएगा -1। सीधे tan का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 4 इंटू tan का वैल्यू हो जाएगा आपका 5/2 प्लस 1, और नीचे आएगा आपका 4 इंटू 5/2 माइनस 1। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा, 2 होगा, 10 प्लस 1 होगा 11, और नीचे आएंगे तो ये कैंसिल होगा तो आएगा 2, 10 माइनस 1 हो जाएगा आपका 9। तो हमारा आंसर क्या आता है 11/9, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। तो करेक्ट आंसर इज ए। इसको इरेज करेंगे ताकि थोड़ा स्पेस मिले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
चलिए हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फिगर देख रहे हैं आप लोग, टेंजेंट है, पी पर टच कर रहा है, सेंटर ओ है हमको, और टी पी क्यू 110 दिया हुआ है, फाइंड करना है पी ओ क्यू। देखिए टी पी क्यू मतलब ये पूरा एंगल है 110, और मुझे फाइंड करना है पी ओ क्यू, जो सेंटर पर एंगल बना है ये वाला। हम जानते हैं कि जहाँ रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री एंगल सबटेंड होता है, तो सिर्फ ये वाला जो एंगल है ये हो गया आपका 90 डिग्री, और ये पूरा एंगल है 110, तो बचा कितना, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 20 डिग्री। अगर हम ट्रायंगल पी ओ क्यू को देखें, इस ट्रायंगल में ओ क्यू और ओ पी दोनों रेडियस है, यानी कि इस ट्रायंगल का दोनों साइड इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि अगर ये वैल्यू 20 है इसका, तो इसका ही वैल्यू कितना होने वाला है, 20 ही होने वाला है। और एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180, ये 40 हो चुका है, बचा कितना, तो 180 माइनस 40, इसका आंसर होने वाला है 40, 140। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 140। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वाड्रेटिक्स के जीरो दिए हुए हैं, बताना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा। हम इसको मान लेते हैं अल्फ़ा और ये मान लेते हैं बीटा। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें आप लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 होने वाले हैं, क्योंकि दोनों जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइन के हैं, सम करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब बचा अल्फ़ा इंटू बीटा पुट करना, चलिए पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पुट करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे तो क्या बचेगा आपको, ये हो जाएगा -5/2 इक्वल टू 0। अगर यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। बट ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अब क्या करें, क्वेश्चन गलत है। अरे नहीं, क्वेश्चन कैसे गलत है, थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। आंसर जो है मैनिपुलेट करके दिया हुआ है। अगर हम थोड़ा बी पर गौर करें तो ये लिखा हुआ है 8x स्क्वायर माइनस 20, और यहाँ से ये फाइंड हो सकता है। अगर मैं इसको दोनों साइड अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऑप्शन क्या मुझे मिलेगा, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 20, ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है बी। बातें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसके लिए पहले हम लोग इसको इरेज कर ले। फ्रेंड्स आप लोगों को दिक्कत होगा, कोई भी परेशानी होगी तो मुझे कमेंट करेंगे, यहाँ तो बोल सकते हैं नहीं, तो कमेंट करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा अच्छे से एक्सप्लेन करके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशंस। क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, बताना है कि अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या होगा। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले हम लोग निकालना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक और बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे, वो बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। ये यहाँ रखते हैं CF फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 5 होगा, हमको पता है कि नेक्स्ट वाले को ऐड करके सामने लिखते हैं,
तो 5 और 9 हो जाएगा 14। फिर इसको हम लोग जोड़ेंगे 15 के साथ तो हो जाएगा आपका 29। फिर इसको जोड़ने वाले हम लोग 10 के साथ, ये हो जाएगा आपका 39। और फिर यहाँ जोड़ेंगे 6 के साथ, हो जाएगा आपका 45। n का जो वैल्यू है लास्ट वाला ही देता है मुझे, वैसे भी सबको जोड़ेंगे फ्रीक्वेंसी को तो n वही 45 ही आने वाला है। तो हम लोग n/2 फाइंड करते हैं, तो 45/2 जो कि होने वाला है 22.5। अब देखते हैं कि कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे जस्ट बड़ा है, जस्ट ग्रेटर देन n/2। देख सकते हैं कि यहाँ पे 14 तो छोटा है, नेक्स्ट है 29 जो कि इससे जस्ट बड़ा है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो है आपका क्लास इंटरवल है 20 to 30। और मुझे पूछा, यही आपका हो जाएगा मीडियन क्लास, और यहाँ पूछा गया है कि मीडियन क्लास का अपर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट है आपका 30। तो ऑप्शन होने वाला है आपका 30, जो कि यहाँ छुप गया है। पहले इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर ऑप्शन दिखेगा हम लोगों को। दिखा, बिल्कुल दिखेगा। तो हमारा आंसर होगा आपका अपर लिमिट है 30, तो करेक्ट आंसर इज 30। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा इरेज करना होगा क्योंकि स्पेस तो इनको अरेंज करना होगा। ये हो गया अरेंज, थोड़ा ऊपर भी। चलिए, काफ़ी स्पेस, स्टार्ट करते हैं। ग्राफ हम लोग फिगर हम लोग देख रहे हैं। कॉर्ड ए बी और सी डी ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं उसमें, हाँ ये भी दिया हुआ है कि बी ओ सी 80 है। बी ओ सी ये वैल्यू जो दिया हुआ है वो 80 दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि, और ये भी दिया हुआ है कि ओ ए ओ डी इक्वल है, वो मार्क भी किया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि ओ डी ए यानी ये ट्रायंगल और ओ बी सी यानी कि ये ट्रायंगल में क्या रिलेशन है। ये 80 है तो 80 तो ये भी होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और क्लास 9 का हम लोग एक थ्योरम याद कर, थ्योरम का एक स्टेटमेंट है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होने वाले हैं, ये दोनों एक ही सेगमेंट में है। अगेन एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल होने वाला है, क्योंकि ये भी एक ही सेगमेंट में है। यानी देखा जाए तो ये एंगल इसके इक्वल, डी बी के इक्वल, ए सी के इक्वल, ये जो हैं दोनों ट्रायंगल ए क्राइटेरिया से सिमिलर है। ऑप्शन देखा जाए तो सिमिलर, नॉट सिमिलर तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला है। तो दो ऑप्शन में सिमिलर है, यहाँ भी लिखा हुआ है सिमिलर, इसी में से कोई एक होने वाला है। क्या इक्विलैटरल है? बिल्कुल नहीं, 80 दे दिया हुआ है। क्या आइसोसेलेस है? हाँ, मार्क भी किया हुआ है, और करस्पॉन्डिंग इक्वल भी यहाँ भी इसमें भी होने वाले हैं। यानी कि जो ट्रायंगल होने वाले हैं वो आइसोसेलेस भी होंगे और सिमिलर भी होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब इंक लेते हैं ऑरेंज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि रूट्स कैसे। रूट्स का नेचर अगर आप बताना हो तो हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। चलिए डी निकालते हैं। डी क्या होगा हमको पता है, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के वैल्यू जो एक्स के साथ है 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए जो एक्स स्क्वायर के साथ है वैल्यू 1, और सी जो है जो कॉन्स्टेंट टर्म है जो कि है -1। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 + 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 5। डी जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो रूट्स होने वाले हैं वो इक्वल बिल्कुल नहीं होंगे, नॉट इक्वल होने वाले हैं, डिस्टिंक्ट होने वाले हैं। तो नॉट रियल बिल्कुल नहीं होगा, इक्वल तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब आते हैं इन दोनों में, डिस्टिंक्ट हैं बिल्कुल, तो ए और सी में से कोई होगा
अब है ये रेशनल की इरेशनल, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम x निकालते हैं, हमको पता है होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर d बाई 2a, और जैसे ही d यहाँ पुट करेंगे तो रूट के अंदर जाने वाला है और रूट 5 बनने वाला है, और हम जानते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो जो हमारा रूट्स आने वाले हैं वो एक इरेशनल आएगा। तो रूट्स कैसा होगा, इरेशनल भी होगा और डिस्टिंक्टिव भी होगा। तो करेक्ट आंसर इज ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मिस्टेक से लोग सी भी लगा सकता है, तो थोड़ा सावधानी बरतेंगे हम लोग ऑप्शन को सिलेक्ट करने में। कुछ ऑप्शन मैनिपुलेट करके भी दिए गए हैं, हमने पहले भी देखे, वो पॉलिनोमियल वाले में, और यहाँ भी थोड़ा सा लैंग्वेज को अच्छे से रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है कि थीटा 30 दिया हुआ है, पूछ रहा है 3 tan थीटा कितना होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो वैल्यू पुटिंग करते हैं। 3 tan 30 डिग्री 3 हो गया। tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। अब यहाँ कट नहीं करेंगे, आंसर देंगे हमको, जो ऑप्शन सी है वो 3/√3 ही है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इज दिस, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज दिस। ओके, पहले हम लोग इसको चलिए बनाते हैं। जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो हेमिस्फीयर का है, 396 है। यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल पाएंगे, और फिर रेडियस को हम लोग पुट कर लेंगे टोटल सरफेस एरिया जब फाइंड करेंगे तो वहाँ रेडियस का वैल्यू पुट कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगी। पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट यूज करते हैं, पहले वाले का। वॉल्यूम है आपका, पता है हम लोगों को कि हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जो कि दिया हुआ है आपका 396/7। और स्टार्टिंग में लिखा है कि पाई का वैल्यू पुट करना है 22/7, जब तक कुछ और ना कहा जाए। तो चलिए पुट करते हैं 2/3, ये हो जाएगा 22/7, और आर क्यूब, मुझे तो आर ही निकालना है यहाँ पे, और है आपका 396/7। ये 7 कैंसिल आउट होने वाला है, हम लोग रेट से कैंसिल करते हैं ताकि और अच्छा लगे। और ये हो जाएगा 44, ये दोनों मिलके, और 44 से ये कट जाएगा आपको, 44 से कटने वाला है 9। तो आर क्यूब हो जाएगा आपका 27, तो आर होगा आपका 3। क्यूब रूट निकालेंगे तो पूछा जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा हेमिस्फीयर का। तो ये होने वाला है आपका, फॉर्मूला है इसका 3πr²। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3π 22/7 हो गया, आर की वैल्यू 9। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 594/7। तो इसका आंसर होने वाला आपका सी। आप लोग फॉर्मूला ज़रूर याद रखेंगे, अगर मेंसुरेशन का क्वेश्चंस हैं तो फॉर्मूला याद रहेंगे तो बहुत जल्दी करने वाले, वरना थोड़ा दिक्कत होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, ब्लू से यूज़ करते हैं। हाँ, ब्लू। अब बैग कंटेन 24 बॉल, एक बैग बना लेते हैं। इस बैग में 24 बॉल हैं, 4 ब्लू हैं, मैं ब्लू से लिख भी रहा हूँ, 11 ग्रीन है, अब बाकी वाइट है, यानी कि 11 for 15 तो आपका बॉल निकल ही गया, बचा 9। तो 9 बॉल जो है वाइट है। पूछा जा रहा है कि एक बॉल निकाला गया एट रैंडम और वो बॉल वाइट हो, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी जो होने वाला है वो होने वाला है 1/4
टोटल आउटकम्स होंगे आपके, जो नंबर ऑफ बॉल है वो होने वाले हैं, और जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम लोग वाइट बॉल है तो वाइट बॉल 9 है, तो हो जाएगा 9/24। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 3 से कैंसिल होगा, 3/24। इसका आंसर होने वाला है बी, 3/8। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा इरेज कर ले ताकि थोड़ा स्पेस मिले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी। हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम में बिल्कुल भी, आराम से क्वेश्चन को सब पढ़ना है, समझना है, फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। द पॉइंट ऑन द एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस। अब इस पॉइंट में गौर से देखते हैं, लिखा है -4 -5, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, यानी कि ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट मिलेगा मुझे। हम लोग इसको जो ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4, और y-5 तक जाने वाले हैं हम लोग। थोड़ा बढ़ाते हैं इसको, 1 2 3 4 5। ये आपका -4 वाला लाइन हो जाएगा, और ये आपका -5 वाला लाइन होने वाला है। ये जो पॉइंट मिलेगा आपका ये होने वाला है -4 -5। रेड करते हैं इसको। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा पॉइंट है जो जो इस पॉइंट के नियरेस्ट है। अगर हम लोग ऑप्शन ए देखिए 0 0, यानी कि ओरिजिन की बात कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट इस डिस्टेंस की बात कर रहा है। दूसरा है -4, 0, देखिए यही वाला पॉइंट होने वाला है जहाँ से मिलाया गया है -4, 0। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है -5, यानी कि इधर कहीं आने वाला है -5, यानी कि इस डिस्टेंस की बात करेगा वो। और -√14, यानी कि जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में जाने वाला है, इधर कहीं मिलेगा हम। और पूछा गया है नियरेस्ट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट होता है, ये थ्योरम भी हम लोग जानते भी हैं इसको। और अगर गौर से देखें हम लोग, ये जो डिस्टेंस लिया गया यहाँ से यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, इस पॉइंट से लिया गया है। ग्राफ में बहुत सारे लाइन परपेंडिकुलर खींचे रहते हैं ना, वही तो जहाँ मिलते हैं पॉइंट बनता है। और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, ये शॉर्टेस्ट होगा। इसका मतलब ये जो -4, 0 है, यही हमारा शॉर्टेस्ट नियरेस्ट होगा इस पॉइंट के। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है -4, 0। और ये यहाँ छुप गया है, इसको हटाते हैं यहाँ से, दिख गया आपको आंसर। तो हमारा आंसर है आपका -4, 0। सही है। आप लोग ध्यान से देखेंगे वीडियो को, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं इसको ज़रूर फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इंक ले लेते हैं ब्लू। Which of the following gives the middle most observation of the data? Median, mean, range, mode. इसको भी रेस करते हैं। हाँ, बोला गया है कि मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। याद कीजिए जब हम लोग क्लास 9 में अनग्रुप डेटा को सॉल्व करते थे मीडियन निकालने के लिए, तो पहले इसको अरेंज करते थे और जस्ट बीच का जो वैल्यू होता था वो मेरा मीडियन होता था। और भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो मीडियन है वो एकदम एक्यूरेट वैल्यू देता है, लगभग बीच का देता है वैल्यू जो भी ऑब्जर्वेशन से। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, मीडियन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A point on the x-axis divide the line segment joining point A, B in ratio 1:2, the point is। अब यहाँ आपका टाइम बचने वाला है, मैं बताता हूँ कैसे। पॉइंट कहाँ है,
एक्स एक्सिस पर, और मुझे पता है कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। और अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है जहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है। हमारा आंसर क्या होने वाला है? सी। अब लगेंगे आप ऐसे निकालने वो m/n से, तो आपका टाइम भी किल होने वाला है। आंसर तो खैर आ ही जाएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि टाइम टाइम यहाँ बचेगा, और इसका यूज करेंगे कहाँ पर? सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा पहले इरेज कर ले, ये क्वेश्चन पर ही आ गया है। इंक ले लेते हैं रेड। A card is drawn from a well-shuffled deck of playing cards. The probability of getting red face card. फेस कार्ड, हमको पता है कि फेस कार्ड क्या होता है। कार्ड तो 4 टाइप के होते हैं ना, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। उसमें रेड होता है आपका हार्ट और डायमंड। फेस कार्ड क्या है? किंग, क्वीन और जैक। हिंदी में कहें तो बादशाह, बीवी और गुलाम। तो हर एक टाइप में 3-3 फेस कार्ड हैं, तो टोटल फेस कार्ड 12 हो गए। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। तो टोटल कार्ड कितने हैं? 52। और रेड फेस कार्ड कितने हैं? तो एक हार्ट के 3 फेस कार्ड होंगे, और डायमंड के 3 फेस कार्ड होंगे। हिंदी में बोले तो लाल पान के 3 और ईटा का 3, तो 6 हो जाएगा टोटल। और ये होने वाला है आपका 2 से कैंसिल करेंगे तो 3/26। तुम्हारा ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन होने वाला है आपका डी। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा जो क्वेश्चन टाइप है वो कहलाता है असर्शन एंड रीजन। इसमें 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं आपको। अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है तो ऑप्शन ए होगा, नहीं कर पा रहा है तो बी होगा। असर्शन सही है, रीजन गलत है तो सी होने वाला है, और अगर असर्शन गलत है और रीजन सही होने है तो डी होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, और ऑप्शन ऊपर ही दिए हुए हैं। HCF ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। कोई भी 2 लगातार अगर इवन नंबर लेते हैं तो उसका HCF 2 होगा। देखते हैं, अगर हम लोग मान लीजिए 44 लेते हैं एक नंबर, और कंजुगेटिव इवन नेचुरल नंबर, तो इसके बाद 45 और अगला इवन नेचुरल नंबर है 46। इसका HCF देखेंगे, इसमें हाईएस्ट कॉमन जो नंबर है वो 2 ही है, दोनों को डिवाइड करेगा, तो इसका HCF क्या होगा? 2। बिल्कुल सही बात है। अब देखा जा अगला है कि इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जो इवन नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल होता ही है, और डेफिनेशन भी है जो नंबर 2 से डिवाइड हो वो इवन नंबर हो। तो दोनों सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अब हम लोग देखेंगे अब ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे। ए में भी लिखा हुआ है कि रीजन ट्रू है, और बी में लिखा है कि दोनों ट्रू हैं यहाँ पे, लेकिन अंतर ये है कि रीजन यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेन करेगा ए को, तो ऑप्शन ए होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। देखते क्या एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं। HCF निकालने का जो मेथड है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं वो 2 ही है। इसमें इस रीजन जो दिया हुआ है स्टेटमेंट, इसका कोई यूज नहीं है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, मैं मानता हूँ रीजन जो लिखा हुआ सही है, लेकिन इसका यूज HCF निकालने में नहीं कर रहे हैं। हम तो नॉर्मल मेथड से HCF निकाल रहे हैं, और 2 हो रहा है तो अलग बात है। यानी कि यहाँ जो रीजन है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। इसलिए हमारा आंसर होने वाला है यहाँ पे बी, कि असर्शन तो सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन क्या होने वाला है हमारा? बी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर।
20 में कहा जा रहा है कि if the radius of a sector of a circle is reduced to its half and the angle is doubled then the perimeter of the sector remains the same। जरा चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा इरेज करते हैं, थोड़ा स्पेस बचे, हम लोग आगे बनाएंगे इसको। इरेज हो गया, हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लू। इफ द रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल रिड्यूस टू हाफ, यानी कि पहले रेडियस r था, अब रेडियस हाफ हो गया। एंड एंगल इज डबल्ड, पहले एंगल थीटा था, अब डबल हो गया। तो पेरीमीटर सेक्टर का सेम रहेगा। तो पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं सेक्टर का। तो सेक्टर का आप लोगों को फिगर तो मन में याद होगा ना दिमाग में, ये सर्कल हुआ, ये सेंटर हुआ, ये सेक्टर हुआ, यहाँ थीटा। और आप लोग भी जानते हैं कि सेक्टर जो है वो पिज्जा का एक टुकड़ा ही है, पिज्जा का स्लाइस मान लीजिए, वो सेक्टर कहलाता है। पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो पेरीमीटर निकालने में रेडियस भी आएगा और इसका आर्क लेंथ भी आने वाला है। तो पेरीमीटर क्या होगा, तो r प्लस r 2r हो गया, अब प्लस इसका जो होने वाला है आर्क लेंथ हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2πr। ये पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में क्या होने वाला है, जो यहाँ पेरीमीटर निकलना है उसका पी टेस्ट मान लेते हैं। थीटा पहले हम लोग देखते हैं इसका ये दोनों रेडियस सम, रेडियस आधा हो चुका है, तो अगर इनको जोड़ेंगे तो r/2 प्लस r/2 प्लस एंगल डबल हो चुका है तो 2 थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा यूज करेंगे बाय 360 और 2πr। और देखें तो ये r/2 मिलके r होने वाला है, यहाँ होने वाला है आपका थीटा बाई 360 और होने वाला है 4πr। क्या दोनों एक है? बिल्कुल नहीं, ये 2r है, यहाँ सिर्फ r है, फिर यहाँ भी 4 आ चुका है, यहाँ 2 है। तो ये जो लिखा है ना कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर रिमेन्स द सेम, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि आपका एसर्शन तो गलत हो गया, और एसर्शन जो गलत हो गया वो सिर्फ ऑप्शन डी में ही है, तो आपको रीजन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसका आंसर डी लगाएंगे क्योंकि इसका एसर्शन ही गलत है। अब देखें यहाँ पे, देखिए एसर्शन इज फॉल्स, सिर्फ यही एक ऑप्शन है यहाँ फॉल्स हो रहा है। खैर नॉलेज के लिए हम लोग ऑप्शन इसका रीजन भी चेक करते हैं। रीजन क्या है देखें, यहाँ रीजन लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडेड एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज दिस। हमको पता है कि जो आर्क लेंथ होता है वो होता है थीटा बाई 360 इंटू 2πr। ये 2 से कैंसिल होगा 180, तो हो जाएगा थीटा बाई 180 इंटू πr, और ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। यानी कि assertion is wrong and reason is right, therefore our option is the correct answer is D। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आशा करते हैं आप लोग एंजॉय किए होंगे इसको। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग। टिल देन बाय बाय।